इस्तेमाल करने। ठीक है जी। फाइनेंसिंग कैश फ्लो फिक्स कॉस्ट संक डेप्रिसिएशन विदाउट टैक्स, बिल्कुल सही है हुजैफा अब्बासी, नाइस नाइस समरी टिल नाउ। अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में कुछ कह रहे हैं प्रिपेयर रिवाइज ड्राफ्ट इवैल्यूएशन। हम रिवाइज ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि रिवाइज ड्राफ्ट बनाना जो है वो मसला नहीं, ड्राफ्ट बनाना में आता है, ठीक है ना। बीएफडी के हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ड्राफ्ट बनाना मसला नहीं है, मगर बस इसमें जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। सवाल पढ़ेंगे जी। यूफिन को इज अ लार्ज कंपनी व्हिच इज लिस्टेड इन अ मेजर स्टॉक मार्केट। द कंपनी हैज बीन इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट K3J. The initial investment of 1.8 million will be payable at the start of the first year of operation. The following draft evaluation has been prepared by a junior employee. Junior ने क्या किया जी? चले जी अब जरा हम सीरियस होकर देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेल्स बता दी 95,000, 100,000, 150,000, 150,000। सेलिंग प्राइस 25, 25, 26, 27। वेरिएबल कॉस्ट 11, 12, 12, 13। The above selling price and variable cost per unit have not been inflated. ऊपर 1 रुपए का इन्फ्लेशन नहीं आया। वाह, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन्फ्लेशन के इफेक्ट इसमें ऊपर शामिल नहीं है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व आपने करना है, अभी मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा। मैं सिर्फ रीडिंग करा रहा हूँ कि रीडिंग करते हुए कैसे ध्यान रखना है। इन्होंने सेल रेवेन्यू बना दिया जूनियर ने, वेरिएबल कॉस्ट रख दी जूनियर ने, फिक्स कॉस्ट जूनियर ने माइनस किए, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट भी जूनियर ने माइनस कर दी, मैं अभी खामोश हूँ। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन जूनियर ने माइनस की है। टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला है जूनियर ने, टैक्सेशन भी निकाल लिया जूनियर ने। फिर जूनियर ने क्या किया जी? नेट कैश फ्लो निकाला, डिस्काउंट रेट। हाँ सही है जी, बिल्कुल जूनियर के बारे में राय आपकी कायम हो रही है कि जूनियर ने शायद गलतियां की, जब भी आपको बुलाया जी, आप सीनियर हैं। नेट कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर 12% पे किया गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई और फिर इसने 1800 माइनस कर दिया। ये वही 1800 है जो एयर जीरो पे था, ये मसला नहीं है। इन्होंने प्रेजेंटेशन चेंज की है बट आई एग्री विद 1800। मतलब जूनियर को मैं इस बात में बात नहीं मार्क्स नहीं काटूंगा। जूनियर का ये थॉट सही है कि 1800 आप आखिर में माइनस कर दो, कोई बात नहीं जूनियर। द जूनियर एम्प्लॉय आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जूनियर ने आपको कोई डेटा दिया कि फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, सेल और प्रोडक्शन वॉल्यूम आर सेम, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट 22% है, ठीक है जी। टैक्स लायबिलिटी पेबल 1 ईयर इन एरियर्स। अच्छा इस लाइन का क्या मतलब होता है? द कॉर्पोरेशन टैक्स इज 22% एंड द टैक्स लायबिलिटी आर पेबल 1 ईयर इन एरियर्स। 1 ईयर इन एरियर्स का क्या मतलब है? पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही होता है। आपको पता है ना पाकिस्तान में हमारा ईयर एंड कब होता है? मगर जो लोग टैक्स से वाबस्ता हैं, पता नहीं आप लोगों को आइडिया है नहीं है, शायद टैक्स में पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स में ये होगा कि अभी 30 जून 2021 अभी ईयर एंड आएगा ना, तो इसकी जो डेडलाइन होती है ना टैक्स जमा कराने की, रिटर्न जमा कराने की, वो कितनी होती है? वो 31 दिसंबर होती है। 31 दिसंबर होती है। नॉर्मली 30 जून को अगर ईयर एंड होता है तो टैक्स फाइल होते होते 31 दिसंबर हो जाता है, ठीक है ना। जो हम भी मतलब मैं बीइंग अ फर्म, क्या कहते हैं, आज मैं फर्म से ही क्लास ले रहा हूँ, तो फर्म में हम जो है वो क्या कहते हैं टैक्स की जब फाइलिंग कर रहे होते हैं तो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को रिकॉल कराते हैं, रिमाइंडर करते हैं कि सर 30 जून को ईयर एंड था, आप 31 दिसंबर तक अपनी सब चीजें रेडी करके दे दें। 31 दिसंबर के आगे पेनल्टी लग जाएगी। और इंडिविजुअल के लिए क्या होता है? इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल सही कहा हुमायूं, क्या बात है आपकी, हुमायूं ने पूरी बात कर दी। इंडिविजुअल्स के लिए जो होता है ना वो होता है 30 सितंबर, जो कि एफबीआर आगे बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। पिछले साल एफबीआर सख्ती कर गया था, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं पता, 8 दिसंबर उसने लास्ट डेट रखी और भाई जितने लोगों ने, इतने लोगों ने सोर्स लगाई, मतलब एफबीआर बड़ी लेवल पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या और पता नहीं क्या, और इमरान खान तक बात गई, मगर एफबीआर ने बोला नहीं जी 8 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यही हुआ कि वो फिर 8 दिसंबर पे ही लोगों को जमा कराना पड़ा या फिर एक्सपेंसेस देनी पड़ी। खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली टैक्स बाद में पे हो रहा होता है, आप ये ना समझे कि टैक्स फौरन पे हो रहा होता है, तो प्रैक्टिकली टैक्स डिले से पे हो रहा होता है, बाद में। हुमायूं का कहना है जून में ईयर एंड है तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा कराना है। अगर दिसंबर ईयर एंड है तो 30 सितंबर तक रिटर्न जमा कराना है। तो रिटर्न जमा कराने के लिए गवर्नमेंट आपको टाइम देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडिट करना है, अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, फिर टैक्स की अलग वर्किंग होती है, 10 मसले मसाइल होते हैं, तो टाइम लगता है इसका। खैर, तो कहने का मतलब है, बताना ही मैं चाह रहा था कि अगर आपका टैक्स एयर 1 का है तो कब पे होगा? एयर 2 में होगा। और शायद ऐसा ही किया जूनियर ने, मेरे ख्याल से जूनियर का फिगर सही है गलत है वो तो आप फैसला करोगे, मगर इसने किया ऐसा ही है कि 1 का टैक्स शायद इसने 2 में पे किया, 2 का टैक्स इसने शायद 3 में पे किया, और 3 का 4, मतलब आप देख रहे हो 1 में टैक्स नहीं पे किया। इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी है, नहीं, ये 1 का टैक्स है शायद जो जूनियर ने 2 में पे किया, मगर फिर भी कहानी में कुछ ट्विस्ट है। अच्छा, आगे कह रहे डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूसिंग बैलेंस से होनी चाहिए। अरे क्या लिखा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। जूनियर ने क्या किया? चलो वो तो आप बताओगे ना, मैं क्यों बता रहा हूँ। अब बैलेंसिंग चार्ज और अलाउंस कैन बी क्लेम इन द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, इस पे मैं बात करूंगा, ये मेरे ऊपर रहने दें, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट, ठीक है। Our selling price inflation is 4.2% per year.
variable cost inflation is 5%, fixed cost inflation is 3%, the investment has no scrap value, the investment will be partly financed by 1.5 million loan at 10% per year. शायद उसने इंटरेस्ट इसी का लिया कि वो जो आप 15 लाख का लोन लोगे 10% के हिसाब से उसने शायद उसका इंटरेस्ट ऊपर माइनस कर दिया है, वो पता नहीं, आप देख लो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा कितना है, 12% है, जो कि इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के बाद अगला टॉपिक होगा वैक निकालना। अभी हम वैक पे कोई बात नहीं करेंगे, वैक पे इंशाल्लाह डिटेल बात बाद में होगी। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर रिवाइज ड्राफ्ट इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड कमेंट ऑन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत बेसिक से इसीलिए हम लेके चल रहे हैं ताकि चीजें हमारे ध्यान में रहे। ये सवाल आपके सामने मैंने स्क्रीन पे आपके रख दिया जी, हैंडआउट भी मौजूद है, कल वाले हैंडआउट में भी है, परसों आज वाले हैंडआउट में भी है, कल वाले हैंडआउट में भी है। तो जरा प्लीज आप लोग जरा स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से जितना मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इतना काफी है आपके लिए, जितना मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सवाल इतना आपके लिए काफी है। स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। मसले आइडेंटिफाई करने जी, बिल्कुल जूनियर की गलतियां निकालनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी गलतियां निकाल सकते निकालें जी। स्टार्ट, लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो हो जाएगा, रिवाइज ड्राफ्ट बन जाएगा, मसला नहीं है, रिवाइज ड्राफ्ट का इशू नहीं है। आप मुझे गलतियां बता दो कि जी फला चीज में ये गलती है, फला में ये गलती है, फला में कुछ गलतियां तो मुझे लग रहा है फेस पे आपने आइडेंटिफाई कर ली है ऑलरेडी, मगर थोड़ा रिव्यू करें काम को, देखें जी क्या मसला क्या जूनियर में। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एसीसीए का सवाल है, मगर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि ये क्लरिकल काम नहीं कर रहा ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल आपसे चीजें पूछ रहा है और वो बहुत जरूरी होती है, आपको पता है पेपर पास करने के लिए। स्टार्ट, मैं आपको 5 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करूं, जो लोग रिकॉर्डेड से फॉलो करें उनसे भी मेरी इल्तिजा है कि काइंडली जरा 5 मिनट अपने आप को दें और जितनी गलतियां निकाल सकते निकालें, ताकि फिर हम जो है वो क्या कहते हैं कंपेयर कर सकें। लाइव वाले हजरात तो मेरे साथ ही कंपेयर करते हैं अभी। अच्छा चले जी, मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम कि अब जो है उसको सॉल्व कर लें। काफी टाइम हमने लगा दिया एंड जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक आध चीज हर बंदे कोई ना कोई एक आध पॉइंट मिस कर रहा है आई गेस, मगर सबके आंसर को मैं मिलाऊं तो कुछ ना कुछ चीज बन जाएगी, मतलब सब सारे लोग के आंसर को मिलाए जाए तो मैं कहूंगा कि आंसर आ गए, मगर यस एवरीवन्स आंसर्स लैक सम 1 और 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बारी बारी। मेन चीजें पहले बात कर लें क्या, मेन चीजें पहले बात कर लेते हैं या पहले आसान बात कर लेते हैं। आसान बात ये कि भाई इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए था, एग्री करते हैं। एरर्स क्या क्या हैं जी जूनियर के जो प्रॉब्लम्स है, एक तो इंटरेस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छा, इंटरेस्ट टैक्स पर्पस के लिए आता है, टैक्स पर्पस के लिए भी नहीं आता। हाँ, सब मिल के पेपर करें तो पेपर पास हो जाएगा, क्या बात है जी, कंबाइंड पेपर करें तो। इंटरेस्ट शुड बी इग्नोर्ड, टैक्स पर्पस के लिए भी नहीं आता, क्योंकि कल मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था जो मैंने आपको कहा था बाद में बात होगी, KD1 - T। बस इस वर्ड को अभी आप जहन में रख लें, कौन से सब बातें अभी आज नहीं, वो उसमें करेंगे, ठीक। नहीं आएगा सतीश, नहीं आएगा, टैक्स के लिए भी नहीं आएगा ना चंदा, क्योंकि ये सारा इफेक्ट वैक में होता है, टैक्स पर्पस के लिए भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेट है। अच्छा आगे चलते हैं। दूसरा, ये फिक्स कॉस्ट का मामला देखें जरा, ओ डेप्रिसिएशन का मामला देख लें। 12 गलती, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सी होनी चाहिए यार, ये तो क्राइम कर दिया जूनियर ने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होनी चाहिए ना। जूनियर साहब किस पे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में उन्होंने बोला बस चलो भाई निकालो बस, ऐसा तो नहीं करना चाहिए जूनियर को। रिड्यूसिंग बैलेंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा आई गेस, सही है, ऐसा ही है, ये तो फेस पे नजर आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट वाला भी सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अच्छा एक और मसला भी है, डेप्रिसिएशन माइनस तो कर दी जूनियर भाई ने, मगर इसको एड बैक भी तो करना चाहिए था। चलो गलती थी, कोई बात नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो डेप्रिसिएशन, मगर डेप्रिसिएशन शुड बी एड बैक। ये ऊपर किसी ने सवाल किया था, उसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अली खान बहुत अच्छे। ऊपर किसने सवाल किया था, किसी ने एक सवाल किया था, तो मैंने कहा था उसका जवाब भी देते हैं। कि सवाल क्या आया था, आई थिंक कुछ कमेंट से मिस हो गया वो, कि अगर वो ये कैश फ्लो पे टैक्स क्यों लग रहा है, ये था कि कैश फ्लो जो है वो, एक मिनट यार कमेंट कहाँ गया, हाँ, हाउ कम टैक्सेबल प्रॉफिट बिकम्स नेट कैश फ्लो। अली आपका सवाल आया था, अली जवाब ये कि ये टैक्स, ये प्रॉफिट है। अभी तुम इस स्ट्रक्चर को देखो, ये देखा जाए तो कैश फ्लो नहीं, ये प्रॉफिट ही है चंदा, ये प्रॉफिट है, ये कैश फ्लो नहीं है, ये गलत लिखा है जूनियर ने। सही है अली, ये प्रॉफिट ही है, क्यों, क्योंकि देखो प्रॉफिट है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई है ना। अच्छा नहीं सॉरी कहाँ गया, ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स
टैक्सेबल प्रॉफिट, सॉरी, ये प्रॉफिट है, ये टैक्स प्रॉफिट है। अब इसको टैक्स बनाने के, इसको कैश फ्लो बनाने के लिए क्या करोगे? इफ वी वांट टू कन्वर्ट प्रॉफिट इनटू टैक्स, प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। प्रॉफिट में नॉन कैश चीजें माइनस होती है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन या नॉन कैश ऐड बैक कर दूंगा, अब ये क्या बन जाएगा? कैश। तो हम ये जो काम करते हैं इसीलिए, जो आपका सवाल था ना कि हम प्रॉफिट पे टैक्स लगाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, कैश फ्लो पे नहीं लगता। क्या ख्याल है? ठीक है, तो हमने क्या किया कि ऐड बैक इसीलिए किया ताकि ये कैश बन जाए। चलो बेस्ट हो गया। कितने लोगों ने ये तीन तो सबने आइडेंटिफाई किए होंगे यार। ये तीन आइडेंटिफाई नहीं हो तो मैं कहूंगा फिर तो बड़ा गड़बड़ है यार। एग्रीड है, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में मसला है। फिक्स कॉस्ट में क्या मसला है? फिक्स कॉस्ट 150, 155 थोड़ी है। फिक्स कॉस्ट तो 150 नहीं थी, 150 नहीं थी, मनी 150 नहीं है। इस पे इन्फ्लेशन लग रहा है। फिक्स कॉस्ट पे भी कितना इन्फ्लेशन लग रहा है? फिक्स कॉस्ट पे देखो जरा, फिक्स कॉस्ट में गड़बड़ क्या है? फिक्स कॉस्ट में गड़बड़ ये, फिक्स कॉस्ट में 3% का इन्फ्लेशन लगाना है। कब से लगाना है? ईयर 1 से लगाना है, 2 से लगाना है? ये तो बता दो मुझे। जो इन्फ्लेशन लगेगा वो ईयर 1 से लगेगा या 2 से लगेगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पिछले सवाल जैसी बात है, ये नॉट बीन इन्फ्लेटेड है। और जब 1 में जाओगे तो 1 का मतलब एंड ऑफ ईयर 1 होता है, तो ईयर 1 से इन्फ्लेट लगेगा। बात समझ रहे हैं? सही है ना? इस पे मैं एक समरी बनवा दूंगा इंशाल्लाह आगे जाके। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में समरी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का मसला ये, फिक्स कॉस्ट ये फिगर सही है मेरे हिसाब से। नहीं 150 नहीं थी, नहीं 150 नहीं थी भाई। इन्फ्लेट करोगे 155 बनेगा, 154.5 बनेगा, और आप उसको राउंड कर दो, मसला नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये फिगर ओके है मेरे हिसाब से। मगर ये 3 फिगर में मसला क्या है कि इन 3 फिगर पे भी इन्फ्लेशन लगना था। इन्फ्लेशन एक बार लग गया तो बार बार लगता रहेगा जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। ये बात समझ आती है? तो फिक्स कॉस्ट के मामले में मैं कहूंगा फिक्स कॉस्ट हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड इन ईयर 2, 3 एंड 4। कितने लोगों ने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया था? दिस वन, फिक्स कॉस्ट वाला, फिक्स कॉस्ट वाला। कि फिक्स कॉस्ट पहली तो सही है, 150 को मैं इन्फ्लेट करूं तो इतना ही आता है, मगर आगे की जो कहानी इसने लिखी ना, वो मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। यहाँ पे इन्फ्लेट क्यों नहीं किया भाई आपने? जूनियर साहब जवाब दीजिए। हमने कहा भाई ठीक है, वो जूनियर कह रहा है गलती हो गई। भाई मैं हूँ जूनियर, इसी वजह से ऐसे गलती हुई। वसीम हुसैन ने किया था ऐसे, हुमायूं ने किया था, सतीश ने किया, साद ने किया, और किसी ने नहीं किया कि ये पॉइंट आइडेंटिफाई कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे जो है वो 155 पहले साल की सही है, मगर अगले 3 सालों की फिक्स कॉस्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि वो इन्फ्लेट नहीं हुआ। अब्दुल हनान ने किया, ठीक है, ओके गुड। मगर बात समझ आ रही है? बाकी लोग पिक करें क्योंकि ब्रेक होने वाला है हमारा भी दोहर का, तो मैंने कहा बस ये बात बाद में डिस्कस कर लूँ। महेंद्र ने भी कर लिया था, क्या बात पहले से अभी नहीं, खैर। अच्छा, अब अगली बात सुन लें। अगली बात ये है कि यार सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के मामले में भी गड़बड़ है। क्या क्या सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के मामले में गड़बड़ है? पहले सेल्स समझ लें, वेरिएबल कॉस्ट खुद ही समझ आ जाएगा। ईयर 1 की सेल्स क्या होनी चाहिए, ईयर 2 की सेल्स क्या होनी चाहिए, ईयर 3 की सेल्स क्या होनी चाहिए, और ईयर 4 की सेल्स क्या होनी चाहिए, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। ईयर 1 की सेल्स क्या होनी चाहिए? 95,000। देखिएगा 95,000 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 25 सेलिंग प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय क्या इन्फ्लेशन का रेट है 1.042। जरा मल्टीप्लाई करें देखें क्या आता है, मल्टीप्लाई करें देखें क्या आता है। 95,000 इंटू 25 रुपया इंटू 1.042, क्योंकि 1.042 वही पाकिस्तानी हालात है, अल्लाह माफ करे। नहीं पाकिस्तानी हालात नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पे, अंग्रेजों का सवाल है तो इन्होंने थोड़ा सा आसरा कर लिया। 4.2 की इन्फ्लेशन सेल पे, वेरिएबल कॉस्ट है 5 थी, फिक्स कॉस्ट पे 3 थी। चलो खैर ठीक है, तो कितना आ रहा है जरा मल्टी आंसर बताएंगे मुझे? आ रहा है तकरीबन 2475 अगर मैं 1000 कॉमन ले लूँ। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये सेल का फिगर तो सही है, ऑडिट किया हमने जूनियर को शाबाशी दी, हमने कहा कुछ तो सही किया तुमने। तो 95 इंटू 25 इंटू 1.042, ठीक है। मगर 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 आप ईयर 2 का फिगर देखो, बताओ क्या होगा? ईयर 2 का फिगर कैसे निकलेगा? 95 नहीं, 1 लाख इंटू 25 इंटू 1.042 इंटू 1.042। यार 2 बार लगेगा ना? नहीं समझे बात को? नहीं देखें, पिछले सवाल पे लेके जाऊं क्या? आज हम पिछले साल पे चलते हैं। ये पिछले सवाल में देख रहे हैं आप, ये सेल का फिगर कैसे आया था? सॉरी दिस वन, ये सेल का फिगर कैसे आया था? मेरी बात समझ रहे हैं कि आप इस फिगर को कैसे निकालते हो? दिस वन,
ये आपने ऐसे निकाला था 150,000 इंटू 1.07 स्क्वायर 1.07 क्यूब, मैंने लिखा भी था मगर मैंने इसमें मिटा दिया था ये पिछले साल में 4। अब बात समझते हैं, पावर लगेगी 1.075, जितना दूर होगा उतनी पावर लगेगी, जितना दूर होगा उतनी पावर लगेगी। 4 साल दूर है, यानी के 1 साल बाद अगर फिगर लिखेंगे तो 1.07 पावर 1, 2 साल बाद फिगर लिखेंगे 1.07 स्क्वायर, 3 साल बाद फिगर लिखेंगे 1.07 की पावर 3। बार बार इन्फ्लेट होता जाएगा। मगर जूनियर साहब ने शायद ऐसा नहीं किया। जूनियर साहब ने क्या, मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि जूनियर की वर्किंग को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जूनियर साहब ने ये किया है कि इन्होंने क्या किया, आप 1.042 एक बार कर लो, आपका जूनियर से आंसर मैच हो जाएगा, 2605 आएगा। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने इन्फ्लेट किया है, मगर इन्होंने इन्फ्लेट को डबल नहीं किया। इन्होंने खाली क्या किया है कि 2 इंटू 25 और 1.042, हालांकि 1.042 एयर 1 का रेट लिया जूनियर ने, हाँ एयर 1 का इन्फ्लेशन ले लिया, हालांकि एयर 2 का मतलब है कि 2 साल की दूरी है, पावर 2 करते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? चलें, तो मेरे ख्याल से यहाँ हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। एयर 2 में भी मसला है, आई थिंक एयर 3 में भी मसला है, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 20 मिनट्स का ब्रेक है जी, 150 में इंशाल्लाह हम रिटर्न हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक करेंगे क्योंकि क्लास वैसी लेट शुरू हुई है। 150 में इंशाल्लाह हम वापस आ रहे हैं और फिर हम 3:05 3:10 पे क्लास एंड कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आएगा, 3 बजे नहीं ऑफ करेंगे, शायद 5-10 मिनट हम ऊपर चले जाएं, ठीक है जी। चले 1:50 से वापस आ रहे हैं, 20 मिनट्स का ब्रेक है हमारा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, एयर 2 का फिगर ठीक है जी, क्लियर हुआ। 2605 इज नॉट अ राइट आंसर। जो सही फिगर है वो आपने मुझे बता देना है। कितना 2714 कह रहे हैं शायद साथ, ठीक है जी, ऐसे ही है, डन है। एयर 3 का फिगर भी मुझे बता दें ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए मुझे कि आपको क्या लगता है एयर 3 की सेल क्या होगी। एयर 3 की सेल थोड़ी तसल्ली हो जाएगी जी ना, बताइए। ट्राई करें, शाबाश, क्विकली क्विकली। ठीक है, सही है। पावर की जगह ले रहे हैं क्योंकि प्राइस एयर 0 की है। बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं, प्राइस चूंकि एयर 0 की लिखी है इसलिए हमने पावर रख दी। एयर 2 वाला किया इसमें क्या मतलब हनान, मैं समझा नहीं। 4412 कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं हम, एयर 3 में 150,000 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई किया हमने प्राइस से 26, जिसमें इन्फ्लेशन का 1 रुपया शामिल नहीं है, इंटू 1.04 की पावर 3 इसलिए क्योंकि 3 साल दूर है। हाँ बिल्कुल वही गलती एयर 3 में की, वेरी गुड, सही कह रहे हैं अब्दुल। कितना आ रहा है 4412। जूनियर कितना कह रहे हैं, जूनियर कह रहे हैं 4064, ठीक है जी। तो ये गड़बड़ समझ आ रही है। आई गेस यही सेम गड़बड़ इसने सेल्स में जो की है। खैर मैं वेरिएबल को ये आखिरी वाला भी दिखाई देता हूँ ताकि बिल्कुल कंप्लीट इंटू 27 इंटू 1.042 की पावर 4। इन्फ्लेशन का अपना हिसाब किताब है, इन्फ्लेशन का अपना डिसिप्लिन है। वाई एयर 3 का मैं रिपीट करता हूँ, सकीना हुसैन 150,000 यूनिट्स है, देखिएगा प्लीज। और 26 रुपए की प्राइस दी है इन्होंने यहाँ पे, जिसमें उसने कहा है कि इन्फ्लेशन शामिल नहीं हुई भी। तो हमने क्या किया कि 150,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस से, जो कि 26 रुपीज सवाल में दी हुई थी इन्फ्लेशन के बगैर, और चूंकि 3 साल का गैप है, ये सारी प्राइसेस नॉट इन्फ्लेटेड है, यानी कि ये एयर 0 पे है। तो एयर 0 से एयर 3 देखा जाए तो कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो 3 साल का गैप है तो इसका मतलब पावर भी कितनी होनी चाहिए, सही है ना? जिसे हमने कहा था कि 1 साल बाद एक पावर 1, 2 साल बाद और डबल हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा इफेक्ट। That's why we have taken power 1.042 की पावर 3। क्लियर है बात हमें? और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में बिल्कुल सीखना 150,000 यूनिट्स 727 की सेलिंग प्राइस, ये सब एयर 0 के फिगर पे है, इन्फ्लेशन नहीं हुआ हुआ, आज की प्राइस पे है। तो हमने इसकी पावर को 4 कर दिया। कितना आ गया जी, लास्ट वाला भी बता दीजिए ताकि गेम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए हमारे एंड से। 4774। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदि जवेरिया सादत, ठीक है जी, थैंक यू। क्लियर है जी बात, आगे बढ़ाएं। अच्छा अब मैं जाऊंगा वेरिएबल कॉस्ट का, बस मुझे फिगर एयर 2 का सही बता दें आप, एयर 2 का फिगर सही बता दें। वेरिएबल कॉस्ट का एयर 1 का फिगर 1097 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ओके है।
A2 का फिगर आप मुझे बता दें, तो फिर हम ये पांचवें एरर के साथ जो है सवाल को एंड करेंगे। पांचवा एरर ये है, अच्छा एक एरर और भी है, वैसे एक एरर और भी बताता हूँ मैं, वो कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कुछ बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का मसला हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड, वही फिक्स कॉस्ट वाला। तो मैं एक काम ये करता हूँ ना कि डायरेक्ट ये पहले वाले को ही सही कर लेते हैं कि सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड बीन इन्फ्लेटेड इन ईयर 2, 3 and 4। क्लियर है जी? वेरिएबल कॉस्ट मुझे बता दें ताकि बस इन सवाल को एंड करें और अगले सवाल पे जाएं। ठीक है जी, अब्दुल हनान का आंसर आ गया है, एम हादी का आंसर आ गया है, ठीक है। साद नहीं चंदा, साद का आंसर भी आ गया है। नहीं सही है, सही है, सही है साद, गुड। सॉरी मैं समझा कुछ और लिखा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में भी यही गलती हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। ईयर 1 का फिगर ओके है, ईयर 2 के फिगर में इन्होंने जो है जो लिखना चाहिए था वो ये था कि 1 लाख यूनिट्स, 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, इन्फ्लेशन नहीं लगा हुआ, लगा दें। into 1.05 I guess, yes 1.05 की पावर 2। वाई 2? बिकॉज 2 साल का गैप है, 2 साल की दूरी है, इन्फ्लेशन खामा खाए में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सही है प्रदीप जवेरिया सादत, परफेक्ट, 1323, ठीक हो गया जी। अच्छा एक गलती और है लास्ट, हाँ वेरी गुड अब्दुल हनान। अब्दुल हनान का कमेंट सबसे शेयर करूं, कह रहे हैं जी ईयर 4 का टैक्स ईयर 5 में होगा ना, तो वो किधर है भाई? 1 का 2 में लिख दिया बात समझ आती है, 2 का 3 में लिख दिया बात समझ आती है, 3 का 4 में लिख दिया बात समझ आती है, 4 का क्या होना चाहिए भाई? 4 का 5 में होना चाहिए। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने इनिशियल लेवल पे कर ली हैं। ठीक है, एयर गलती नंबर 5 क्या है कि टैक्स ऑफ एयर 4 नीड्स टू बी पेड इन एयर 5। 4 का टैक्स कब पे होगा? 5 में पे होगा, तो 5 है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। देख रहे हैं, ये 1 का टैक्स है, ये 2 का टैक्स है, ये 3 का टैक्स है, तो 4 का टैक्स किधर गया जी? ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल अली खान, परफेक्ट यार, आपने भी सही पकड़ लिया। ये वाला एरर कितने लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, ईमानदारी से बता, दिस वन। पांचवा एरर कि 5 का जो टैक्स है, और सॉरी 4 का जो टैक्स है वो मिसिंग है। फिगर तो गलत होनी थी ना, फिगर का मसला नहीं है, तो जूनियर ने ऊपर वैसे ही काफी एरर कर दिए थे। मोहम्मद हुमायूं माशाल्लाह गुड, हादी ने आइडेंटिफाई कर लिया, गुड। महेंद्र ने कर लिया आइडेंटिफाई, दैट्स ग्रेट। प्रदीप ने आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है। बिलाल नदीम गुड माशाल्लाह। अब्दुल हनान वेरी गुड, ठीक है जी। 0.95 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है जी, इस पर बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा एक बार छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये बिल्कुल आशीष का सवाल वैलिड है, ये बात करके हम जो है वो इस सवाल को एंड करते हैं। मुझे बस ये बता दें, क्या नाम है आशीष, इसी का जवाब जो है अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ उससे आपका जवाब भी है। डेप्रिसिएशन को रिड्यूसिंग है, स्ट्रेट लाइन है? रिड्यूसिंग है, स्ट्रेट लाइन है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग करनी है ना, करें जरा, कैलकुलेट करें जरा, कैलकुलेटर साथ रखें, शाबाश, क्विकली क्विकली कैलकुलेटर साथ रखें, बताएं क्या आ रही डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है? 1800 पे लगानी है, 25% है, रिड्यूसिंग बैलेंस 450, ठीक है। और अच्छा भाई वो टेक्निक पता है ना आपको, टेक्निक पता है ना कि 25% रेट है, तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन को 75% से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, 25% डेप्रिसिएशन में चला जाएगा तो बचेगा कितना? 75। तो अगेन वो 75 मतलब आप चेक कर ले, वैसे भी चेक कर लें माइनस करके, जो बचपन वाला तरीका है कि आप ये भी करके देख लें, तो भी यही आएगा
सही है, मगर ये कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप क्या करो, डायरेक्ट इसका 75% ले लो, 0.75, क्योंकि 25% रेट है, 10% रेट होता तो मैं 0.9 बोलता। अच्छा फिर आगे देखें, नेक्स्ट 253, थैंक यू, 0.1 कर लेते हैं, 189.84, थैंक यू। 34 साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 189.8। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई बात। अच्छा एक बात इसमें मैं और करता चलूँ कि लॉस और डिस्पोजल, गेन और लॉस और डिस्पोजल भी हमें निकालना होता है, तो एक लॉस और डिस्पोजल आएगा। अच्छा लॉस और डिस्पोजल इसमें क्यों आएगा, उसकी लॉजिक सुन लीजिए। उसकी लॉजिक यूँ है कि इसने कहा स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, और हमें पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कुछ ना कुछ डब्ल्यूडीबी तो बचेगी, कभी कुछ ना कुछ तो बचेगी बचेगी। तो हम लॉस निकाल लेते हैं। अच्छा लॉस कैसे निकलता है, पुरानी बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, आसान है। मैंने वर्किंग पहले से आपके लिए करके रखी है कि कॉस्ट हमारी 1800 होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, नजर भी आ रही है यहाँ पे 1800। उसने कहा था स्क्रैप वैल्यू नहीं है, रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। ये दीजिए, ये सारी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी। कितनी आई जी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है 450, 337.5, 253.1 एंड 189.84। ये सारी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है टैक्स डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, जो कि 769.56 है। रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो जितनी डब्ल्यूडीवी है ये सारा लॉस हो जाएगा। डब्ल्यूडीवी निकालने का शॉर्टकट याद है आपको, याद है ना शॉर्टकट, एक शॉर्टकट भी होता है, याद दिला दूं, कोई मसला नहीं है, आपने शायद बचपन में सुना होगा। 1800 कितना डेप्रिसिएशन रेट है, 25% है ना, 0.25 है, तो इसको आप 0.75 कर लें, क्योंकि लॉजिक ये होती है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है 25% से वैल्यू गिरेगी, तो बचेगी कितनी, बचेगी 75%, बचेगी कितनी 75%, 0.75 की पावर 4। आप जरा चेक कर लीजिएगा, आपके पास लगभग यही फिगर आएगी, 569.5 से 569.6 समझ आ जाएगी। अच्छा रेसिडुअल वैल्यू जो है वही आपका लॉस हो गया, 569.56। ठीक है, तो ये भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा एक कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर आता है कि जी ये इस लाइन का क्या मकसद है, ये जो लाइन यहाँ लिखी है, बैलेंसिंग चार्ज की कोई बात यहाँ पे लिखी हुई थी मेरे ख्याल से। अब बैलेंसिंग चार्ज और अलाउंस कैन बी क्लेम्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो ये एसीसीए की पेटेंटेड लाइन है, ये आई कैप में आपको नॉर्मली नहीं मिलती है। तो वैसे मैं ना भी कराऊं तो कोई मसला नहीं है, बट मैं चले करा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि मैं ये कॉन्सेप्ट देता हूँ तो दे देता हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब बैलेंसिंग चार्ज और अलाउंस कैन बी क्लेम्ड एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अच्छा इसका बस पहले मैं एक आपको वो बता देता हूँ कि कहते हैं थीम बता देता हूँ, कि ये कहता है कि जी आप जो है ना ये आखिरी साल, वो कहता है कि अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, बैलेंसिंग चार्ज अप्रोच से जाऊँगा, बैलेंसिंग चार्ज अप्रोच से जाऊंगा, तो वो क्या कहता है, वो एक काम करता है बस, पहले मैं आपको थीम समझाता हूँ फिर मैं आपको उसकी लॉजिक भी बता दूंगा। वो ये कहता है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। वो कहता है जी आप टैक्स डेप्रिसिएशन जो ईयर 1 में रिकॉर्ड करेंगे ना, वो वही करेंगे जो ऊपर ही मैंने की, ईयर 2 में भी वही करें जो मैंने की, ईयर 3 में भी वही करें। बस वो कहता है आखिरी साल ना आप दोनों को क्लब कर लें, यानी कि इन दोनों को क्लब करके क्या आता है, जब इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो ये आता है 759.4। तो बुक के पीछे आएगा, इसका सोल्यूशन है या हैंडआउट के पीछे, आई डोंट नो, मैंने इसका सोल्यूशन दिया है क्योंकि ये सवाल आसान था, मैंने कहा फिर कैलकुलेशन में मैंने वक्त नहीं लगाया, मैंने कैलकुलेशन हमने अलहमदिल्ला पीछे भी बहुत की और आगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशन होने आ रही है। तो ये कहता है आखिरी साल आप क्लब कर दो, यानी कि इसको कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज है। सही, कैलकुलेट कैसे होता है मैं बता दूंगा। सबसे आसान तरीका बैलेंसिंग चार्ज कैलकुलेट करने का ये है कि आप डेप्रिसिएशन में लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल एडजस्ट कर दें। ठीक है, लाइज वाला गेन होगा तो लेस हो जाएगा, ठीक है ना, लॉस है तो लॉस भी एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है, तो मैंने ऐड कर दिया। तो वो कहते हैं ये करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज अप्रोच। अगेन क्या पेपर में हमें ये करना नहीं, पेपर में आप वही तरीका करें जो मैंने आपको सिखाया। सर इसकी लॉजिक क्या है, मैं इसकी लॉजिक बता देता हूँ आपको लॉजिक क्या है, मगर आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि अच्छा क्या हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, एक सवाल है, सोचिए जरा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रेजेंटेशन का फर्क है। हम भी तो यही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम भी तो 189 और 769.56 अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस ये कहता है एक साथ रिकॉर्ड कर लो, ये कहता है क्लब करके रिकॉर्ड कर लो, ये कहता है ऐड करके रिकॉर्ड कर लो, इसके पीछे लॉजिक ये होती है, इसकी भी मैंने लॉजिक चले बता रहा हूँ। वो ये कि वो कहता है कि जी कॉस्ट में से पहले आप माइनस करो रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो तो टैक्स वालों की लैंग्वेज में ये आ जाएगा कि टोटल ओवर द लाइफ डेप्रिसिएशन इतनी होनी चाहिए। टोटल डेप्रिसिएशन टैक्स वाले जो अलाउ करेंगे, टैक्स टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट या टोटल डेप्रिशिएबल अलाउबल, अलाउबल ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, जो अलाउबल है वो कितना है जी, वो 1800 है, यानी कि इसका वैल्यू अगर नहीं है तो पूरा 1800 टैक्स वाला आपको क्लेम करने देगा। आपने कितना क्लेम कर दिया आखिरी साल से पहले, क्योंकि आखिरी साल का फड्डा है ना, पहला साल सेम है, अगर आप गौर करें पहला साल हमारा बिल्कुल ओके है, पहले साल ओके की रिपोर्ट है, हम कोई फर्क नहीं, सेकंड ईयर भी ओके की रिपोर्ट है। बैलेंसिंग चार्ज अप्रोच की बात कर रहा हूँ जो एसीसीए में कॉमन है, क्योंकि मैंने एसीसीए भी किया हुआ है। एंड थैंक्स टू सर काजिम अब्बास, मेरे टीचर थे जी मोहतरम, सर काजिम अब्बास जो FFR भी पढ़ाते थे CA का।
अब वो खैर नहीं पढ़ा रहे टीचिंग में, आई डोंट नो कहाँ हैं, बड़ा जैसे कहते हैं ना कि दिल चाहता है उनसे मिलने का, बट वी रियली डोंट नो कि वो कहाँ पे हैं वो। तो ही वॉज अ लेजेंड टीचर। तो उन्होंने मुझे ACCA में पेपर होता था F9, वहाँ पे ये चीज़ मुझे सिखाई थी। इनफैक्ट ये इस तरह का सवाल उन्होंने ही मुझे कराया था, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फिर BFD के अपने कंटेंट के अंदर भी शामिल किया। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 3 सालों में कोई इशू नहीं है, सिर्फ चौथे साल का फटा है। तो वो कहता है भाई 3 सालों का डेप्रेशन जो ऑलरेडी आपने क्लेम कर लिया आखिरी साल से पहले, वो आप पहले माइनस करो। ठीक है, 3 सालों का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, टोटल डेप्रिशिएबल जो अलाउबल है उसमें से। तो जो रिमेनिंग है वो कह रहा है सारा इकट्ठा आखिरी साल मुझसे क्लेम कर लो, सब कुछ क्लेम कर लो। अच्छा, हम थोड़ा सा लंबे तरीके से चलते हैं, मगर ये हमारा क्योंकि बचपन वाला तरीका है, तो हम कहते हैं कि यार ज्यादा कम कि हमने क्या कहा कि मैं एक दफा, तो ये आखिरी साल का मसला है, तो 3 साल जितना क्लेम हो गया वो हम माइनस करा दें, 3 साल जो ऑलरेडी क्लेम्ड है ये रहा। तो वो कहता है कि जी अब जो रह गया वो आप आखिरी साल मुझसे इकट्ठा क्लेम कर लो, लॉस वॉस के नाम से ना करो, एक ही काम करना है। ये ACCA की अप्रोच है कि उसने कहा भाई 3 साल का जो क्लेम कर लिया, आखिरी साल जो है ना वो बस मुझसे डिफरेंशियल ले लो, डिफरेंशियल ले लो। ठीक है ना, आखिरी साल वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल ले लो मुझसे। अच्छा, हम कहते हैं कि नहीं यार हम अलग अलग करते हैं। मैं समझता हूँ पेपर में आप यही अप्रोच फॉलो करें जो हमारी अप्रोच है, बड़ी ट्रांसपेरेंट अप्रोच है कि डेफिनेशन को हम अलग लेके चलते हैं, लॉस को अलग लेके चलते हैं, गलती का चांस इसमें कम है। मगर मैं कहूँगा कोई गलत अप्रोच नहीं है, अगर कोई इस अप्रोच से भी करना चाहे तो मार्क्स मिल जाएंगे उसको। मगर ACCA की प्रेजेंटेशन है, ICAP की यूजुअली प्रेजेंटेशन ये वाली होती है, जो ऊपर वाली प्रेजेंटेशन है जो हम अक्सर फॉलो करते हैं। तो दिस इज रिकमेंडेड, बट ये नहीं भी मैं सिखाता आपको तो कोई मसला नहीं था, मगर मैंने कहा यार चलो आपको आसानी हो जाए। आई एम अगेन सेइंग कि यार ये सारी बातें अगेन 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 पेपर सिनेरियो में सिर्फ ये बात काम की है, पेपर सिनेरियो में सिर्फ ये बात काम, इसके नीचे मैंने जितनी भी बात की है ये सारी ऑप्शनल बातें, ये ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन जो मैंने बताई है पेपर में आपको, या ये बात जो मैंने की कि आखिरी साल आप इसको क्लब करके लिख लो, ये ऑप्शनल बातें हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई? कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है भाई, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी क्वेरी को आगे भी रिस्पॉन्ड करता रहूंगा जैसे मैं अब तक रिस्पॉन्ड करता आया हूँ। ठीक है जी, बाकी ये सवाल मेरे ख्याल से मसला नहीं था, इसके जितने एरर्स हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। रिवाइज ड्राफ्ट मैंने थोड़ी देर पहले का बनाने की, इसलिए मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मेजर बातें हो गई हैं, ड्राफ्ट तो हम आगे भी बहुत बनाएंगे। ठीक है, चलें, और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम।